तो आप सबका इस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम में दिल्ली सल्तनत काल से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। जी, और आज हम दिए गए नोट्स के आधार पर दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले वंश यानी गुलाम वंश पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, मतलब हम क्रम से हर महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे नोट्स में दिया गया है। तो चलिए दिल्ली सल्तनत के परिचय से ही शुरू करते हैं। इसका समयकाल क्या था? देखिए, दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक। बिल्कुल, ये कुल 320 वर्षों का एक बहुत लंबा कालखंड है। और इन 320 सालों में दिल्ली पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? इस दौरान दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था, और इसमें जो सबसे पहला वंश था वो था गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। तो फिर आज गुलाम वंश की ही बात करते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई? ये नाम ही अपने आप में मतलब बहुत अजीब है, गुलाम वंश। हाँ, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अच्छा। तो जब गौरी की मृत्यु हुई, उसके बाद जो भारतीय क्षेत्र थे उनका नियंत्रण ऐबक के पास आ गया। तो इस वंश को गुलाम वंश या कुछ लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, ऐसा क्यों? इतिहासकारों ने इसे ये नाम इसलिए दिए क्योंकि इसके जो सबसे प्रमुख सुल्तान थे, जैसे ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये सभी अपने जीवन के शुरुआती दौर में गुलाम थे। मतलब 3 सबसे बड़े सुल्तान गुलाम थे? जी, इस वंश में कुल 11 शासक हुए, पर ये 3 सबसे महत्वपूर्ण थे। चलिए, तो फिर पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और एक दिलचस्प बात यह है कि उसकी राजधानी दिल्ली नहीं, लाहौर थी। लाहौर? ये तो काफी अलग बात है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मतलब संस्थापक होकर भी सुल्तान ने कहलाया। नहीं, वो केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। उसे कुछ खास उपाधियां भी दी गई थी, है ना? नोट्स में जिक्र है। जी हाँ, उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला? बिल्कुल, वो अपनी उदारता और दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था और लाखों का दान देता था। उसे पील बख्श भी कहते थे। पील बख्श, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हाथियों का दान देने वाला। वो हाथियों का भी दान देता था। अच्छा, और उसके जो निर्माण कार्य हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? स्थापत्य कला में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये दोनों उसी ने बनवाए। और कुतुब मीनार? उसने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर सका। उसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। और उसकी मृत्यु कैसे हुई? वो भी काफी अचानक हुई थी। जी, 1210 ईस्वी में चौगान यानी आज का पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ऐबक की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन उसे हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश, उसे तो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है ना? सही कहा, क्योंकि वो ऐबक का गुलाम था जो खुद गौरी का गुलाम था। और उसी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, ऐबक का क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। उसे वास्तविक संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, दिल्ली को केंद्र बनाना। जी, साथ ही उसने अपनी कूटनीति से भारत को चंगेज खान के मंगोल आक्रमण से भी बचाया था। अच्छा, वो कैसे? उसने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था। इस एक फैसले ने दिल्ली को बचा लिया। कमाल है। और उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए। उसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया। तुर्कान चहलगानी, ये क्या था? ये 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक दल था। इसे चालीसा भी कहा गया, एक तरह से सुल्तान की अपनी कोर टीम। और उसने एक इक्ता प्रथा भी शुरू की थी। हाँ, इक्ता प्रथा। इसमें सैनिकों को नकद वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। तो मतलब कैश की जगह जमीन। हाँ। और मुद्रा के क्षेत्र में क्या सुधार हुए? उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। टंका और जीतल, हाँ। ये नाम तो बहुत सुने हैं। तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान का दौर आता है। जी,
इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपने बेटों की जगह बेटी को। उस जमाने में हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। उसने क्या सुधार किए और उसका अंत कैसे हुआ, ये काफी दुखद था। उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर दरबार में आती थीं। ये तो तुर्की अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, और उन्हीं के विरोध के कारण 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के बाद तो फिर अस्थिरता का दौर रहा होगा। जी बिल्कुल। और फिर अगला प्रमुख शासक आया गयासुद्दीन बलबन। बलबन उसने अपनी शक्ति को कैसे मजबूत किया? वो तो खुद चालीसा का सदस्य था। हाँ, और उसने आते ही शक्ति का केंद्रीकरण किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान चहलगानी यानी 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। मतलब जिस दल ने उसे बनाया उसी को खत्म कर दिया। जी, क्योंकि वह उसे सुल्तान की शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। और उसकी लौ और रक्त की नीति क्या थी? ये सुनने में ही काफी कठोर लगती है। यह विद्रोहियों और लुटेरों, खासकर मेवातियों के खिलाफ अपनाई गई एक बहुत ही कठोर नीति थी। मतलब कोई रहम नहीं। अच्छा, और उसने दरबार में कुछ नई प्रथाएं भी शुरू की थीं। हाँ, उसने राजत्व के सिद्धांत को ऊंचा उठाने के लिए फारसी प्रथाएं शुरू की, जैसे सिजदा। सिजदा, इसका मतलब? घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। और पैबोस? पैबोस का मतलब था सुल्तान के पैर चूमना। ये तो मतलब सुल्तान को ईश्वर के बराबर दर्जा देना हो गया। बिल्कुल। और उसने नवरोज, जो एक प्रसिद्ध फारसी त्योहार है, उसे भी मनाना शुरू किया। तो गुलाम वंश का अंत कब और कैसे हुआ? गुलाम वंश का शासन 1290 ईस्वी में समाप्त हुआ, जिसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। चलिए, तो अब परीक्षा के लिए इन सभी शासकों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिवीजन। जरूर। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श, पील बख्श, 2.5 दिन का झोपड़ा और चौगान से मृत्यु। ये 4 बातें याद रखनी है। ठीक है। और इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के लिए वास्तविक संस्थापक, टंका और जीतल सिक्के, तुर्कान चहलगानी और इक्ता प्रथा। रजिया सुल्तान के लिए? प्रथम महिला शासिका और कुबा और कुलाह पहनना। और आखिर में बलबन? बलबन के लिए लौह और रक्त की नीति, सिजदा और पैबोस, नौरोज का त्योहार और सबसे जरूरी चालीसा का अंत। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम साफ हो गया। अब कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जी। पहला प्रश्न, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इसके विकल्प हैं क इल्तुतमिश, ख बलबन, ग कुतुबुद्दीन ऐबक या घ रजिया। और सही उत्तर? सही उत्तर है ग कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? विकल्प है क अलाउद्दीन, ख बलबन, ग इल्तुतमिश, घ ऐबक। इसका जवाब तो बलबन ही होगा। हाँ, सही उत्तर है ख बलबन। तीसरा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प क कुतुबुद्दीन ऐबक, ख इल्तुतमिश, ग बलबन, घ आराम शाह। इसमें लोग अक्सर ऐबक और इल्तुतमिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, लेकिन सही उत्तर है ख इल्तुतमिश, क्योंकि उसने राजधानी दिल्ली बनाई और सल्तनत को व्यवस्थित किया। बिल्कुल। और आखिरी प्रश्न, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? विकल्प क इल्तुतमिश, ख बलबन, ग रजिया, घ ऐबक। गठन तो इल्तुतमिश ने किया और खत्म बलबन ने। एकदम सही। तो सही उत्तर है क इल्तुतमिश। तो आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही। गुलाम वंश के बारे में सारे मुख्य बिंदु एकदम साफ हो गए। जी, उम्मीद है सुनने वालों को इससे काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें